फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो है DSSB SST के लिए PYQ सॉल्व कर रहे हैं बहुत डिटेल में। इस कड़ी में हम लोगों ने एक पेपर को कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो जो है पेडागोजी के आते हैं। तो वो पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम नए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो थर्ड शिफ्ट फीमेल का है, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट हैपन? तो देखिए 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो उसमें क्या करते थे लोग, जो इंडियंस थे वो जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ये सब इसमें हिंसा नहीं होती थी, अहिंसात्मक तरीके से ये सारे कार्यक्रम चलते थे। तो हुआ क्या, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के, जो कि यूपी में पड़ता है, एक चोरा चोरी नाम का एक गांव था। वहाँ पे प्रदर्शनकारी अपना जो है जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन वहाँ पे स्थित जो थाने के लोग थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके कारण जो है वो जो प्रदर्शनकारी थे, जो जुलूस निकाल रहे थे भारतीय लोग, वो उग्र हो गए, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी। तो इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो चलिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। यह घटना असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्वक जुलूस को पुलिस ने रोककर लाठीचार्ज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उग्र भीड़ ने चोरी चोरा में स्थित थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इसमें फ्रेंड्स टोटल 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। गांधी जी ने इस घटना के पश्चात जो है असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। जब उन्हें खबर मिली कि इस तरीके से जो है असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया है, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। और एसबी ने इसका आंसर सी माना है, मतलब हाँ सी 4 फरवरी है। ठीक है, एक नोट है, बिपिन चंद्रा, BL ग्रोवर आदि इतिहासकारों ने चोरा चोरी की घटना को 5 फरवरी माना है। लेकिन क्योंकि हमारे आयोग ने भी इसका आंसर सी माना है और भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भी इसका आंसर 4 फरवरी है। वैसे इतने क्लोज ऑप्शंस आए ऐसा कम ही होता है, लेकिन क्योंकि क्लोज दिए हुए हैं तो हमको इसका, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसका आंसर जो है वो 4 फरवरी ही मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जिम्मेदारी व्यवस्था के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए है, जिम्मेदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए थे। इसे जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा था। थर्ड है, इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, जिम्मेदारी व्यवस्था जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी इंडिया में। क्यों वो क्या करते थे, किसान जो भी ज़मीन होती थी, एक बिचौलिया टाइप का एक जिम्मेदार चुन लेते थे। तो किसान सिर्फ किसान जो है वो उस पर खेती करता था और लगान वसूल करने का जो जिम्मा था उन्होंने वो जिम्मेदार को दे दिया था। तो जिम्मेदार यहाँ पे बिचौलिए का काम करते थे और लगान वसूल करके वो जो है अंग्रेज़ों को दे देते थे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो जिम्मेदारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू हुई थी। लेकिन जब 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए एक जमींदारी उन्मूलन बिल पेश किया गया था, जो कि 1949 में पेश किया गया था। इसमें ये मानना था कि जिम्मेदारों को हटा दिया जाए, यानी कि बिचौलियों को हटा दिया जाए और किसान अपनी ज़मीन पर खुद खेती करे और खुद ही उसका मालिक हो। तो ये 49 में पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत दोनों को ये शक था कि पता नहीं ये जो है सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिम्मेदारों ने इसका घोर विरोध किया था। देखिए, कोई भी चीज़ जिसकी बेनिफिट की होती है, अगर उससे रिलेटेड ये इस तरीके के रूल ला दिए जाते हैं जहां उसका नुकसान होता है, तो उसका विरोध होना तो जायज़ सी बात है। तो जिम्मेदार वर्ग ने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स जा रहे थे, तो उनको शक था। लेकिन बाद में ये जो है सक्सेस हो गया था, तो शक का सामना तो करना पड़ा था। इसका उद्देश्य जिम्मेदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। नहीं, देखिए, उन्मूलन शब्द ही होता है कि हटाना वहाँ से। तो जिम्मेदारी को हटाने के लिए जिम्मेदारी व्यवस्था को हटाने के लिए ये बिल पेश किए गए थे, ये इस तरीके के प्रस्ताव लाए गए थे, ना कि इसका दोबारा से स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एंड सेकंड सही है और जो थर्ड वाला है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। चलिए, जिम्मेदारी उन्मूलन की प्रक्रिया सर्वप्रथम संविधान में किया गया था।
जब कांग्रेस ने जिम्मेदारी उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव जो है वो लाए थे, तब जिम्मेदार वर्ग ने इसका प्रबल विरोध किया था। मैंने आपको बताया क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था, तो कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान होना चाहता नहीं है, और जिसका नुकसान होता है, जिसके इनकम के सोर्स जाते हैं, तो वो उसका विरोध करता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को संदेह हो रहा था कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा या नहीं, क्योंकि कभी कभी जैसे कोई बिल लाया जाता है और उसका घोर विरोध किया जाता है, लोग बहुत उग्र हो जाते हैं, तो कई बार वो बिल अच्छे से पास नहीं हो पाता या फिर उसको सरकार को वापस लेना पड़ता है। किंतु 1949 में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और बम्बई में जिम्मेदारी उन्मूलन का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी उन्मूलन की जो समिति के जो चेयरमैन थे वो थे जीबी पंत, और बाद में जिम्मेदार इसके विरोध में कोर्ट भी चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में तीसरे एस्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्तावों को मंजूरी किसने दी थी? तो देखिए, फ्रांसीसी समाज के बारे में ये 3 वर्गों में बैठा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अभी तक हम 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। कहने को नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है, लेकिन हम 150-200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम जितने भी फैक्ट उससे रिलेटेड होते हैं, जो भी टॉपिक हैं, उसको हम अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या था, जब लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई थी वर्साई पैलेस में, करों को लगाने के लिए, नए कर लगाना चाहता था, क्योंकि उसका जो राजस्व था वो खाली हो गया था। तो राजस्व कहाँ से भरा जाएगा? लोगों पे नया कर लगा दिया जाएगा। लेकिन फ्रांस का जो समाज था उसमें सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग जो है वो कर भरते थे, और ऊपर के जो दो स्टेट थे, फर्स्ट और सेकेंड, वो जो है कर से मुक्त थे। जन्मना उन्हें ये विशेषाधिकार मिला हुआ था। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने इस मीटिंग का जो है विरोध किया, और वो इस मीटिंग को छोड़ के चले गए थे, और खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। टेनिस कोर्ट में शपथ वगैरह ली थी। तो यहाँ पे 2 लोग थे इसमें जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, एक था आबेसिये और एक था मिराबो। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका हो जाएगा CA, आबेसिये। इसका पूरा नाम है आबेसिये या CS, इस तरीके से लिख के आता है। तो इसका जो आंसर है वो C हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तीसरे एस्टेट प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी का राष्ट्र प्रवक्ता मानते थे, यानी कि उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। और 17 जून 1789 को उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था, और 20 जून को उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी, जो कि वाइले के नेतृत्व में हुई थी। तो 20 जून को थर्ड एस्टेट के लोग मिराबो और आबेसियेस के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। शपथ जो ली थी वो वाइले के नेतृत्व में ली गई थी, कि शपथ लिया था कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बन जाएगा, तब तक ये जो हम लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई है ये भंग नहीं होगी। मतलब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे। जो सम्राट की निरंकुश शक्तियां हैं उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उस शक्तियों को कम करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15 के शासनकाल में हुई थी, शासनकाल के दौरान हुई थी। सेकंड है, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। और थर्ड है, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लुई 16 के काल में हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो लुई 16 के काल में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, कोई भी जो है क्रांति वो एकदम से नहीं हो जाती। जैसे आप 1857 की क्रांति ले लीजिए, तो पहले से लोगों में गुस्सा बहुत भरा होता है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे किसी भी समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां जब गड़बड़ होती हैं, उसमें कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिससे जो जनता है वहाँ की वो बहुत परेशान हो जाती है, अपने आप को दबा कुचला समझा जाता है, तब जो है वो एक क्रांति का रूप ले लेती है। ठीक है। और वित्तीय कारण तो इसका था ही, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी युद्ध में, वहाँ से उसका जो है वो उस पर कर्ज हो गया था। और राज खजाना पहले से ही खाली मिला था लुई 16 को। फिर उनके जो मैरी एंटोनेट थे, मैरी एंटोनेट जो लुई 16 की पत्नी थी, उनके जो शान शौकत वाले खर्चे थे, मतलब फिजूल खर्ची थी, उसकी वजह से ऋण था वो बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने के लिए लुई 16 को मजबूर होना पड़ा, और फिर सारी ये घटना हुई। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकेंड और थर्ड ठीक है, यानी कि सी इसका जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लुई 16 के काल में हुई थी, ना कि 15 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति लुई 16 के काल में हुई थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जैसे कि बास्टील के किले का पतन होना, टेनिस कोर्ट की शपथ लेना, खुद को नेशनल असेंबली घोषित करना, इस तरीके से एक क्रमबद्ध श्रृंखला में ये चीज़ें चलती चली जा रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में से एक कारण वित्तीय संकट भी था, क्योंकि उसका खजाना खाली था। जब अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध हो रहा था, तब फ्रांस ने भी भाग लिया था, और स्वतंत्रता के पश्चात फ्रांस की वित्तीय स्थिति जो है वो कमजोर हो गई थी। उसके बाद अकाल आ गया था, तो ये संकट और भी ज़्यादा गहरा गया था। 1788 में और 89 में आए अकाल के कारण यह संकट जो है वो और भी ज़्यादा गहरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने की ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई थी। तो देखिए, पहले 1600 में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं वो लोग फूट डालो और राज करो वाली नीति में उन्होंने काम किया, और उन्होंने धीरे धीरे इंडिया पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, तो बेशक ये क्रांति को सप्रेस कर दिया था उन्होंने, इस क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसने दबा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता चल गया था कि अब जो है यहाँ पे इंडिया में शासन करना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर एक नया अधिनियम पारित किया था 1858 में, जो कि इलाहाबाद में पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसमें जो है वो इंडिया का शासन है, जो भारत पर शासन करने की शक्ति है, वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से लेके कंपनी के हाथ से ब्रिटिश ताज के हाथ में, यानी कि विक्टोरिया जो है वहाँ की, उसके हाथ में चला गया था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से समस्त शक्तियां लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अर्थात अब भारत पर राज्य सचिव और उनकी 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन चलाया जाएगा। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वहाँ का वायसराय कहलाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यपगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, तो वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वो अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था, उसका विस्तार करना चाहता था। तो अंग्रेज जो है अपने हित के लिए अपनी तरफ से कुछ भी कानून बना लेते थे और वो इंडिया को पे जो है थोप देते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत की नीति अपनाई, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके तहत वो भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। ठीक है, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। 1848 में जो है उन्होंने सतारा पर कब्जा किया। इसके आगे झांसी, जैतपुर, इस तरीके से अलग अलग राज्यों को भी इसके तहत कब्जा किया गया था। तो पढ़ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात लॉर्ड डलहौजी भारत आया। हार्डिंग के बाद डलहौजी का कार्यकाल शुरू होता है। गवर्नर जनरल बन के आया था। वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू किया था। इसके तहत निम्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जैसे कि सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट 1850 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध जो है वो 1856 में उस पर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड, कई बार ये उसके लिए आ जाते हैं, क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का नारा क्या था? तो रूस की क्रांति का नारा था फ्रेंड्स शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। रूसी क्रांति का नारा शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र था। ये एक श्रृंखला थी। मैंने जैसे बताया ना, क्रांति एकदम से नहीं हो जाती। जब वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ गड़बड़ा जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा एक समाज को शोषित किया जाता है, तो फिर उनका जो है वो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता है और एक क्रांति के रूप में वो फूटता है।
तो ये क्रांति जो है वो एक श्रृंखला थी जो 20वीं शताब्दी के शुरू में हुई थी, 1917 में, 1905 से शुरू होके 1905 से शुरू होके और ये 1917 तक चली थी। इसने रूस में राजशाही को समाप्त कर दिया था और वहाँ का राजा कौन था? जार करके वहाँ का राजा था, जार निकोलस सेकंड, और दुनिया में पहले संवैधानिक रूप से साम्यवादी राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डैश में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो जब औद्योगिकरण आ गया था तो उस टाइम पे जो है हर चीज़ों को पहले हाथ से किया जाता था, जितने भी बुनकर थे वो सब हाथ से बुनते थे, लेकिन औद्योगिकरण आने के बाद सारी चीज़ें मशीनीकृत हो गई थी, लोहे का आविष्कार हो गया था तो मशीनों से सारा काम होने लगा था। तो जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से कपड़े की बुनाई करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था, मतलब जल्दी बुनाई की जाने लगी थी। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है 1733। 1733 में जो है जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। पढ़ लेते हैं। जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1733 में फ्लाइंग शटल वाले करघा का आविष्कार किया था। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन है जिसका इस्तेमाल कपड़ा बुनाई के लिए किया जाता है। 1941 तक भारत में भी 30% से अधिक फ्लाइंग शटल लग चुके थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे जो है 70 से 80% हथकरघे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, 1919 में एक अधिनियम पारित होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि 10 साल बाद जो ये अधिनियम बना है इसकी समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि ये जो सरकारी व्यवस्था है, शिक्षा का प्रसार, इस तरीके के उसमें जो भी कानून बनाए गए थे ये भारत में कितने सक्सेस हो रहे हैं कितने नहीं, उसके रिलेटेड इसकी समीक्षा की जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि साइमन की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन कर देती है जिसको भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग को में क्या होता है कि एक तो साइमन होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये सारे जो है श्वेत होते हैं यानी कि अंग्रेज होते हैं। श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आयोग में एक भी मेंबर इंडिया से नहीं था, इसलिए इंडिया वालों ने इसका जो है वो विरोध किया, निकाला। 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा तो वहाँ पे लोगों ने हड़तालें की, इसका काले झंडे दिखाकर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और गो बैक साइमन, वापस चले जाओ साइमन, वापस जाओ, गो बैक साइमन करके उसका विरोध किया था। इसमें जो विरोध करने वाले लोग थे वो युवा ज़्यादा थे। तो इसी समय पे JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा थे वो राष्ट्रवादी के रूप में उभरे थे, ठीक है। अलग अलग जगह पे इसका विरोध किया गया था और इसी के विरोध में लाहौर में जो है वो इसका विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनके सर में लाठी लगने के कारण जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो उनके सर में लाठी लग गई थी और कुछ दिनों बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चलिए इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। चलिए पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसे साइमन आयोग या श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे वो गोरे लोग थे यानी कि अंग्रेज थे। इस आयोग के सभी 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। जब यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा तब लोगों ने जो है साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाहौर में इसका जो विरोध कर रहे थे वो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे और पुलिस ने जब लाठी चार्ज कर दिया तो उस टाइम पे उनके सर में लाठी लग गई थी और सर में चोट आने की वजह से वो कुछ दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। लखनऊ में जो है जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत ने इसका विरोध किया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई थी? तो देखिए रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था की थी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए कितने भी लंबे समय तक सरकार जो है जेल में बंद रख सकती है। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा गया।
ऐसा क्यों करते थे वो? जैसे ही भारतीय लोग किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते थे तो उनका जो लोकप्रिय नेता होता था उसी को वो जेल में डाल देते थे और वो धीरे धीरे जो है आंदोलन धीमा पड़ता रहता था और वो अंततः समाप्त हो जाता था। तो इन्होंने अपना ही एक कानून बनाया कि अगर हम जिसे भी चाहें तो वो किसी भी भारतीय को उठा के जेल में डाल देंगे और बिना मुकदमा चलाए, मतलब उस पर मुकदमा चला के उसको आप बेल पे भी नहीं ला सकते। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के अनुरोध पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़तालें की गई और फिर 10 अप्रैल को पंजाब के बहुत ही फेमस थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। इससे जो है ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे वहाँ के, तो इससे जो आम जनता थी वो गुस्सा गई। तो हुआ ये था कि 13 तारीख को जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पे जाके मीटिंग होगी और उसके बारे में अपनी आगे की रणनीति डिसाइड करेगी। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि 13 अप्रैल को जो है वो वैशाखी का दिन होता है, तो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो जो है आए हुए थे, मेला वेला घूमने आए हुए थे। तो वहाँ पे औरतें बच्चे बहुत सारे लोग आए हुए थे। कुछ लोग वहाँ पे एक सूचना के तहत गए हुए थे कि हाँ हम मिलेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे आगे के लिए, हमें कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से नए कदम उठाने हैं। और दूसरी थी कि अनजान लोग थे जो सिर्फ मेला घूमने आए थे आसपास के गांव से। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक पार्क था, उस पार्क में निकलने मतलब आने और जाने का एक ही छोटा सा रास्ता था। तो जनरल और डायर क्या करता है, उस रास्ते को बंद करवा देता है और अंदर हजारों की संख्या में जितने भी लोग वहाँ थे उन सब पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है। तो इस घटना को जो है वो इतिहास में बहुत ही इसकी निंदा की गई। इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है जनरल डायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें क्या बताया हुआ है इसमें पढ़ लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। यह घटना पंजाब में स्थित अमृतसर में घटित हुई थी। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग के नाम से, वहाँ पे घटित हुई थी। 13 अप्रैल के दिन लोग वैशाखी का त्यौहार मना रहे थे। इसी दिन जलियांवाले बाग में लोग एकत्र होकर शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध भी कर रहे थे। वहाँ बैठ के वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में सारी चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे अहिंसा तो मना ही थी, तो सब कुछ शांतिपूर्वक होता था। और कुछ लोग अपना एक त्यौहार मनाने आ रहे थे, मेला वेला घूमने आए थे, ठीक है। यह विरोध सभा जो है वो रॉलेट एक्ट को लेके हो रहा था। इस हत्याकांड की हर तरफ निंदा की गई, जहां एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और वहीं पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे प्रशंसा का पत्र दिया था कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल और डायर को गोली मारी और जो निर्मम हत्या उसने की थी, करवाई थी, हत्या 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, उसका बदला लिया। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।